जी अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था, बाइकिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें बाइक जो है वो दोनों तरफ से इस तरह से शेक करनी शुरू हो जाती है, वॉबल करती है बाइक। तो उसको दो तीन टर्म्स में यूज़ किया जाता है। वॉबल आप कह लें कि काफ़ी नॉमिनल सी फील आती है कि आपकी लेफ्ट एंड राइट जो है वो बाइक फ्रंट जो टायर है, हैंडल जो है वो आपका मूव करता है। जो ज़्यादा इंटेंसिटी पकड़ जाता है उसको डेथ वॉबल या टैंक स्लैपर भी कहा जाता है। काफ़ी कॉमन है बड़ी बाइक्स में, ख़ास तौर पे जिसमें वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपका मोमेंटम है दोनों टायर्स का वो किसी ना किसी वजह से शिफ्ट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगला टायर और पिछला टायर जो है वो स्लांट ऐसे मूव कर जाता है, तो जो आगे से फोर्स आ रही होती है या आप एयर फ्रिक्शन कह लें उसको, वो उसकी जो स्पीड होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है बाइक की उसके साथ मैच नहीं कर रही होती। तो बाइक का जो पिछला रेयर होता है वो इंजन के साथ माउंट होता है, तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में ये वॉबल और डेथ वॉबल या टैंक स्लैपर जो फैटल हो सकता है वो क्रिएट होता है। अब इसको डिस्कस कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ आइडियाज़ उनके पास हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी के तहत लोग शेयर करते हैं आपस में एक्सपीरियंस अपने। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, टायर है, टायर का पैटर्न है, रिम है, स्पोक व्हील्स हैं, स्पोक व्हील्स की अलाइनमेंट है, उसमें फ़र्क आ सकता है। जो बाइक इस तरह से है तो उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फ़र्क आ सकता है। वाइल ट्रैवलिंग आप पीछे ज़्यादा वेट डाल देते हैं तो बाइक पीछे से लो हो जाती है, आगे से उठ जाती है। उसकी वजह से होता ही है कि अगला टायर ट्रैक्शन लूज़ कर जाता है। पैटर्न वगैरह उसमें भी ये सिचुएशन होती है कि अगर वो सूटेबल पैटर्न नहीं है तो वो भी ट्रैक्शन जो है वो अगर लूज़ करता है, हल्का सा लिफ्ट करने पे जब आप थ्रॉटल देते हैं तो बाइक टेंड्स टू पुल द फ्रंट अप अ बिट। तो उसमें ये होता है कि ट्रैक्शन उस तरह से नहीं होती, बहुत माइनर सा पोर्शन जो है टायर का वो एसफॉल्ट या रोड के साथ लग रहा होता है। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो अगर टायर का पैटर्न मिसमैच है या थोड़ा डिफरेंट है, लीनियर पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का वाला पैटर्न है, तो वहाँ भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। रिम जो है वो सीधा नहीं है, अलॉय रिम भी खड्डे खुड्डे लग जाए तो कभी इधर उधर हो जाता है, या स्पोक्स व्हील्स हैं उसको अलाइन करना पड़ता है, वो सीधे नहीं है। जितना बड़ा टायर होगा, जितना रिम का साइज बड़ा होगा, अगर आपका थोड़ा सा भी मिस अलाइन है तो वो डेथ वॉबल इस तरह से क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब आप वापस माउंट करते हैं फ्रंट टायर तो वो अगर मिस अलाइन हो गया है, दोनों टायर जो हैं वो आमने सामने नहीं है और वो इस तरह से है, तो वो क्या करता है, उसको करेक्ट करने के लिए पीछे से उसको मूव करता है। जब वो पीछे से इसको मूव करता है तो ये इधर को मूव करता है, फिर वो इधर को जाता है तो वो इधर को मूव करता है। इस चीज़ को पहले तो देखना है कि ये हो क्यों रहा है। अब अगर आपकी बाइक के अंदर डेथ वॉबल आता है या वॉबलिंग करती है तो आपने पहले तो उसको डायग्नोज करना है कि पहले आप उसको खड़ा करें, बाइक को देखें, आपने टायर को देखें, टायर बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, रोटेट करके देखें उसको। उसके बाद आप रिम को देखें, अलॉय है चाहे वो स्पोक व्हील्स हैं, दोनों में खड्डे वगैरह लगे हैं तो इट कैन बी मिस अलाइंड। तो अलॉय में थोड़ा मसला हो जाता है, आपको नॉर्मली ज़्यादा रिम ही चेंज करना पड़ता है। स्पोक व्हील्स में थोड़ा सा ये होता है एडवेंचर टूरिंग और दूसरी बाइक्स में ये कि उसको आप दोबारा से स्पोक्स को टाइट करके उसको अलाइन कर सकते हैं।
फिर आप अपनी जो फ्रंट सस्पेंशन है उसकी जो माउंटिंग है उसको चेक करें कि वो मिसअलाइन तो नहीं है। जो ट्रिपल टी क्लैंप आपका जो ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर बाइक के शॉक्स वगैरह माउंट होते हैं, उसको देखना है कि वो मिसअलाइन तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि टायर जो है वो बिल्कुल सीध में रहे और बिल्कुल सीधा रहे। अगर वो टायर थोड़ा सा, अगर मिसाल के तौर पे अगला टायर वो यूं भी पड़ रहा है या यूं भी पड़ रहा है, तो तब भी आपका ये डेथ वॉबल या टैंक स्लैपर आ सकता है। टैंक स्लैपर जो है ना वो बेसिकली हैवी बाइक्स, जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उसमें ज़्यादा आता है। आपने नॉर्मली देखा होगा काफ़ी सारे जो हैंडल स्टेबलाइजर्स होते हैं वो बड़ी बाइक्स पे यूज़ करते हैं। वो इसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो हाइड्रोलिक्स होते हैं और आप उसको उसकी स्टिफनेस और उसकी सॉफ्टनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऊपर जो सुजुकी हो गया, कावासाकी हो गया, या दूसरी और होंडा की बाइक्स हैं या डुकाटी वगैरह, BMW है, इन सारों में इनके मॉडल के हिसाब से स्टेबलाइजर्स आते हैं, हैंडल स्टेबलाइज करते हैं वो, और उसमें हाइड्रोलिक होता है, शॉक होता है, वो उसको आप एक साइड से टाइट कर लें, लॉक होते हैं, उसको लॉक करके आप उसको यूज़ करें तो वो आपको फ़ायदा देता है। ये आपका डेथ वॉबल जो है ना वो बहुत मिनिमम सा रह जाता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। नॉर्मली होता है ये कि जब वो वन राइडर पॉप अप बिली, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो जब वापस लैंड करेगा तो वो जो लैंड करते हुए जो दोनों टायरों की डायरेक्शन है वो पढ़ना थोड़ा सा बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत एक्यूरेटली करते हैं, और उसमें तो सिचुएशन नहीं होती, मगर कभी चांसेस ज़रूर होते हैं। आप वीडियोस वगैरह देखें तो जब वो डेथ वॉबल और वॉबल कन्वर्ट होता है, ज़्यादा फटल हो जाता है, तो वो टैंक स्लैपर बन जाता है, और जब वो आके तो हैंडल बुरी तरह से आपका लेफ्ट या राइट लगता है तो बाइक फ्लिप हो जाती है दोनों साइडों से, किसी साइड से भी हो सकती है, तो बाइक फिर जो है ना वो गिर सकती है। तो उसके लिए वो स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। आफ्टर मार्केट भी बहुत सारे आते हैं, लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप टायर, रिम, सस्पेंशन, उसका क्लैंप जो है, हैंडल, उसको प्रॉपरली वो चेक करें। रेयर व्हील जो है उसकी अलाइनमेंट चेक करें, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेक करें। ये करने के बाद आप उसकी प्रिकॉशंस में जाते हैं कि चलो जी ठीक है, अब ये मेरी सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये अगर बिल्कुल एक्यूरेट होंगी तो बाइक का कंफर्ट कुछ और होता है। TRK का भी मैंने सुना है कि उसमें भी ये डेथ वॉबल का मसला है। RX3 ऑब्वियसली उसमें भी है, और मगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व हो सकती हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मसले रॉकेट साइंस नहीं है इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो वो अगर किया जाए प्रॉपरली तो उसको डायग्नोज करें, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। बाकी डेथ वॉबल जो है वो इतना कोई ऐसा इशू नहीं है जो रिजॉल्व ना हो सके। TRK में भी स्पोक व्हील्स आते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पोक व्हील्स को आपने चेक करना है, अलाइन करना है। अनफॉर्चुनेटली 70 और 125 और GS 150 बाकी छोटी जो कम्यूटर हैं उनकी आपको अलाइन करने वाले काफ़ी मिल जाएंगे, मगर ये जो बड़े हब व्हील्स होते हैं, जिस तरह 19 का रैम आता है TRK 502 में, RX3 में भी 19 इंच का फ्रंट आता है। इसी तरह दूसरी बाइक्स हैं, जिस तरह से अफ्रीका ट्विन है, टनेरी है, उसमें 21 इंच का रिम आता है। BMW F800 है, उसके अंदर भी 21 इंच का रिम है। तो उनके लिए बहुत कम लोग हैं जो उसको थ्रू करते हैं, व्हील को अलाइन करते हैं, मगर इसको कर लेना चाहिए। और उसके बाद आप उसको देखेंगे, अगर कोई व्हीली पॉप करता है या कोई इस तरह की ट्रिक्स वगैरह करता है या एग्रेसिव राइडर है और वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, और ऐसी रोड्स होती हैं जहां आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करें तो आपका फ्रंट व्हील जो है वो
थोड़ा सा पॉप हो जाता है और वापस आता है तो वो वॉबल क्रिएट करता है। तो इट हैपन्स इन एवरी बाइक जहाँ चीज़ें मिस अलाइन है। जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो मिस अलाइन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मसला है, वहीं डेथ वॉबल आता है। तो वो उसको अगर हम रेक्टिफाई कर लें तो फिर हमें दूसरी जो सुपर बाइक्स हैं उसके अलावा इसका हैंडल स्टेबलाइजर्स की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। हैंडल स्टेबलाइजर्स जो हैं वो ज़्यादातर आप उसको यूज़ करें जब स्पोर्ट्स बाइक करते हैं, उसमें टायर भी स्लीक होते हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है बहुत कम लोग ही डालते हैं। जो सुजुकी का बैंड वगैरह हैं उसमें कई लोग जो थोड़ा बहुत लंबा टूरिंग करते हैं, उसके ऊपर एडवेंचर के शौकीन हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न टायर्स यूज़ कर लेते हैं, मगर बाकी किसी में ऐसा जो है ना वो ये नहीं होता। तो यस, इसको चीज़ों को याद रखें। डेथ वॉबल कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है और किसी बाइक में भी आ सकता है, मगर जो चीज़ें बताई हैं वो उसको कंट्रोल रखना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।